हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पिछले ही वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की। वैसे हमने मैंने प्रीवियस वीडियो में ओव्यूलेशन, oogenesis ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो जाकर के पहले वो वीडियो देख करके समझ लीजिए, ताकि आपको जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि मैं उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब मैं इसमें आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद में हम देखेंगे जो स्टेजेस, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके। हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। लेट मी राइट इट अगेन। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने क्या की बात कही थी? जब फ्यूज करते हैं मेल और फीमेल गैमीट और फॉर्म कर लेते हैं जाइगोट, सो द फ्यूजन of sperm nucleus, ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज कर जाता है? विथ एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज कर जाता है और ये फॉर्म कर लेता है एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म कर लेता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए जैसा कि हम जानते हैं एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। ओके। अब इसमें हम जानते हैं कि एक एग सेल जो है, एग सेल इट इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। एग सेल तक कौन पहुंचता है? स्पर्म सेल्स। It swims in the liquid and reaches to the egg cell. Now, the main function of the sperm cell over here is to break the wall of the egg, the outer line of the egg. To break outer line of egg, तभी जाकर के दोनों के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होंगे। ठीक है। हम इसका डायग्राम से समझते हैं अब। So here we can see that like there are different sperms. So not only one sperm which reaches to the egg, it fertilizes the egg. Like there are hundreds of sperm reaches to the egg. हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म एग को रीच करते हैं और उसमें से कोई एक ही होता है जो कि फाइनली जो इस एग की वॉल को रप्चर करके अंदर एंटर करता है। सो नाउ लाइक हियर we know that at the tip of the sperm cell there is a acrosome. At tip of sperm cell क्या होता है? एक्रोसोम होता है। अब यही एक्रोसोम रिलीज करता है, इट रिलीज एंजाइम्स रिलीज करता है to rupture the walls of egg के walls। अब जो एग होता है उसमें दो वॉल होते हैं, टू वॉल्स। एक आउटर वॉल होता है और एक इनर वॉल होता है। आउटर। अब ये जो आउटर होता है, ठीक है, इसे क्या बोलता है? कोरोना रेडिएटा। आउटर वॉल, कोरोना रेडिएटा। अब ये जो आउटर वॉल है, ये पहले क्या करता है? एक्रोसोम जो है वो रिलीज करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और फिर फाइनली इसे रिलीज रप्चर करता है और फिर एंटर करता है। लेकिन जो इंटरनल, जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पहला आउटर वॉल है और फिर इनर वॉल है। अब ये जो इनर वॉल होती है ना, ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन मोर थिक होती है और इसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा।
सो अब ये जो एक्रोसोम होता है, इट प्रोड्यूसेस सम एंजाइम विच लाइक ब्रेक द वॉल ऑफ दिस एग सो दैट द स्पर्म कैन एंटर इनटू द एग। और फाइनली जो स्पर्म पहले एग को एंटर कर जाता है, वही क्या करता है, अपना जो डीएनए कहाँ होता है, इस पार्ट में होता है, हेड पार्ट में होता है, वो अपना डीएनए रिलीज कर देता है ओवम के अंदर, या फिर जो न्यूक्लियस रिलीज कर देता है इस एग के अंदर। अब इन दोनों के जो एग होते हैं, स्पर्म के एग और ओवम का एग, जो ये क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और फाइनली फॉर्म कर लेते हैं जो जाइगोट होता है। सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम जाइगोट का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दो एग हैं, दो न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस किसका हो गया, ये आया है मेल से और स्पर्म से, और ये दूसरा है जो कि फीमेल एग का न्यूक्लियस है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग का न्यूक्लियस है और ये किसका न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। नाउ दीज टू फ्यूज एंड फाइनली द सिंगल सेल इज नोन एज द जाइगोट। तो सबसे पहला जो सेल बनता है वो कौन सा होता है, जाइगोट, सिंगल सेल होता है। अब यही फाइनली डिवाइड होता है, सेल्स डिवाइड होता है और जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं इसमें डेवलपमेंट की। सो अब हम जो नेक्स्ट बात कर लेंगे वो बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फ्यूज कर जाता है मेल और फीमेल गैमीट, सो उसके बाद में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सो लेट अस टॉक वन बाय वन। सो सबसे पहले जब एग फर्टिलाइज हो गया है, सो क्या फॉर्म हुआ, फर्टिलाइज्ड एग, जो कि है जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर हम जानते हैं दो न्यूक्लियस है, जो कि एक सेल का न्यूक्लियस और एक स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है, विथ इन टू न्यूक्लियस है, ठीक है ना, दे विल फ्यूज। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन कर गया है। सो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, कंबाइन कर गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जो कि जाइगोट है, लाइक विद इन 24 आवर्स टू 36 आवर्स, विद इन 24 टू 36 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, लाइक इट विल डिवाइड इनटू टू सेल। सो अभी तक हम जाइगोट जानते थे, ये क्या था, सिंगल सेल, सिंगल सेल। अब ये अगले 24 घंटे से लेकर 36 आवर्स तक ये क्या होगा, इट विल डिवाइड करेगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू टू सेल्स। अभी बना लेगा 2 सेल्स, और फिर अगले 12 आवर्स में, ओके, इट विल डिवाइड इन 2 सेल्स, और फिर अगले 12 घंटे में इट विल डिवाइड इनटू 4 सेल्स। सो इन नेक्स्ट 12 आवर्स ये जो 2 सेल्स है, 2 सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म 4 न्यू सेल्स, एंड फॉर्म 4 न्यू सेल्स, और ये 4 न्यू सेल्स बना लेंगे। सो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज, इस प्रोसेस को ही क्लीवेज कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, वी विल बी डिस्कसिंग हियर अबाउट द मोरूला। सो मोरूला, अब ये मोरूला क्या है, जब हम जानते हैं जब जाइगोट डिवाइड कर रहा है, जाइगोट क्या सिंगल सेल है, अब वो जाइगोट डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा 2 सेल्स, फिर 2 से 4, 4 से डबल 16, इस टाइप में डिविजन होगा। सो फाइनली फॉर्म होगा मोरूला। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जाइगोट डिवाइड्स, जाइगोट डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा, और एक फॉर्म कर लेगा सॉलिड क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसमें कि 16 to 32 सेल्स होंगे। सो हम बात करें, लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड क्लस्टर ऑफ सेल्स,
ठीक है। और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा इसमें कितने होंगे, 16 to 32 सेल्स होते हैं। 16 to 32 सेल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉरुला स्टेज कहते हैं। ओके, लाइक दिस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द मलबेरी। सो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ है, मॉरुला। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये जो मॉरुला है जो कि डिवाइड हो चुका है, ठीक है, अब ये 3 से करीबन 3 to 4 days आफ्टर, 3 से 4 दिन बाद, या हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 3 to 4 days, ये अब फैलोपियन ट्यूब को लीव करके कहाँ जाता है, ये यूटेराइन कैविटी में। सो हम लिखेंगे इट लीव्स द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर 3 to 4 days, मॉरुला, और इट लीव्स द फैलोपियन ट्यूब, और कहाँ पहुंचता है, एंटर्स द यूटेराइन कैविटी, एंटर्स द यूटेराइन कैविटी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जाइगोट, जाइगोट के बाद में जब डिवाइड करता है तो फॉर्म करता है मॉरुला। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट जो कि होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद, अबाउट लाइक आफ्टर 6 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो सेल क्लस्टर्स होते हैं ना, ये फॉर्म कर लेते हैं एक कैविटी सेल के क्लस्टर के अंदर ही, और ये इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो आफ्टर 6 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के करीबन 6 दिन बाद, ओके, सो क्या होगा, जो सेल क्लस्टर्स हैं, अभी जो हमने मॉरुला में देखे थे सेल क्लस्टर, सेल क्लस्टर, ये इनके अंदर ही एक हॉलो या कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, फॉर्म्स हॉलो कैविटी, हॉलो कैविटी, और हम इसी को बोलते हैं इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। सो सपोज ये क्या है हमारा, जो पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह से सेल्स इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। सो ये यहाँ पे सेल्स हैं बहुत सारे, यस, ये क्या है, पूरे जो सेल्स से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक आउटर लाइनिंग की भी सेल्स होती हैं, पास पास में सेल्स होते हैं बहुत। अब ये जो कैविटी है, ये क्या है, ब्लास्टोसील फिल्ड कैविटी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। इट इज एक्चुअली अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब कैविटी फॉर्म होने लगती, कैविटी फॉर्म हो जाती है, सो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, CYSTS। ओके, क्लियर इतना। अब ये क्या करता है, लाइक इट फ्लोट विद इन द यूट्रस, and like finally around 48 hours after it land on the inner thick wall of the uterus. सो अब ये क्या करता है, लाइक ये ऐसी स्टेज में ये फ्लोट करता है, कहाँ रहता है, ये यूट्रस के अंदर, और अराउंड अराउंड 48 आवर्स के बाद में क्या करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर द 48 आवर्स इट लैंड ऑन द इट दिस ब्लास्टोसिस लैंड ऑन इनर थिक वॉल इनर अंदर की जो थिक वॉल है, ठीक है, वहाँ पे ही जा करके फाइनली लैंड करता है और उसमें ही अटैच हो जाता है। सो लाइक लैंड ऑन द इनर थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, थिक वॉल ऑफ यूट्रस, और उसे हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और फाइनली लाइक इट सॉफ्टens टू एड द इम्प्लांटेशन। सो जो इनर लाइनिंग है, इट सॉफ्टens
to promote implantation. सो हम क्या बोल सकते हैं कि 48 आवर्स तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम की, उसमें इम्प्लांट हो जाता है. अब जो इनर ग्रुप होता है सेल्स का, दे विल बिकम द एम्ब्रियो इटसेल्फ. Getting? So here, like this is these are the cells which form the embryo finally. अब नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क की और एम्ब्रियो की. So let us write over here एम्ब्रियोनिक डिस्क. अब इसके बाद में क्या होगा, जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म हुए हैं, तो इन्हीं में एक एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म होगा विद इन द इनर सेल मास. So embryonic disc is formed within the cluster of cells. अब ये जो डिस्क है बेसिकली ये सेपरेट करेगा, इट सेपरेट्स द एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक कैविटी होती है विच इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, सो इट सेपरेट करेगा एमनियोटिक कैविटी को, एमनियोटिक कैविटी को सेपरेट करेगा किससे, यॉर्क सैक से, फ्रॉम यॉर्क सैक. अब बेसिकली जो ये एमनियोटिक कैविटी है ना, जो कि लाइक विच डेवलप इनटू अ सैक, फाइनली इट डेवलप इनटू अ सैक एंड दैट विल फिल विद अ फ्लूइड. और यॉर्क सैक क्या होता है, लाइक इट एक्चुअली हेल्प्स, ये जो यॉर्क सैक है ये हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड द थर्ड वीक. अब ये जो डिस्क है फॉर्म हुआ है एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये डेवलप होगा, फर्दर डेवलप होगा, ये डेवलप करेगा 3 सर्कुलर शीट्स. सो लेट अस राइट ओवर हियर द डिस्क ये डेवलप करेगा 3 सर्कुलर शीट्स, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी जर्म लेयर. 3 सर्कुलर शीट्स होते हैं ये, सर्कुलर शीट्स या फिर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड द प्राइमरी जर्म लेयर. प्राइमरी जर्म लेयर. अब ये जो लेयर होते हैं कौन कौन सी होती है, पहली होती है एक्टोडर्म, जो कि बाहर की लेयर होती है. दूसरी होती है मीसोडर्म, जो कि मिडल लेयर होती है. और लास्ट में होती है सबसे अंदर की एंडोडर्म. अब जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना एम्ब्रियो के, ठीक है, वो इन्हीं एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म लेयर से ही बनती है. सो ऑल फ्रॉम दीज ओनली ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर विल डेवलप. अब जब अर्ली स्टेज होता है बेसिकली जब अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, सो इन्हीं जो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से धीरे धीरे जो सेल्स डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं ये अपना अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स. लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी तक क्या देखा, 3 लेयर्स फॉर्म हुई, एक्टोडर्म, जो मीसोडर्म और एंडोडर्म. सो अब क्या होगा, इस स्टेज पे क्या होगा, ये जो सारे ही लेयर है इनकी जो सेल्स है ये दे विल कंटिन्यूसली डिवाइड. ओके, और ये क्या फॉर्म करेंगे, अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन. सो द सेल्स विल डिवाइड एंड फॉर्म. ये क्या फॉर्म करेंगे, जो टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू एंड organ. The development of the head will begin soon. सबसे पहले क्या होगा, हेड बनेगा, और हेड किधर होता है, डाउनवर्ड्स होता है. नाउ इट इज फॉलोड बाय द आर्म्स एज अ स्मॉल बर्ड अराइज होंगे, और फिर वो क्या कन्वर्ट होंगे, बनेंगे आर्म्स. नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में आर्म्स, और वैसे ही स्मॉल बर्ड अराइज होंगे और क्या बनाएंगे वो, लेग्स फाइनली.
सो लाइक बाय द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको हम बोल सकते हैं 8 वीक, बाय द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब हम 8 वीक तक इसको एम्ब्रियो कहते हैं. अब 8 वीक के बाद में क्या होता है, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं बॉडी पार्ट्स के. सो बाय द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज मेजर ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स आर फॉर्म्ड. मेजर organs and body parts are formed. सो अब 8 वीक के बाद में हम एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, फीटस. अब ये क्या बन गया है, फीटस. अब स्लोली और ग्रेजुअली क्या होगा, fetus it will develop and it will take the whole 9 months to develop. 9 months मतलब ये क्या होता है, gestation period, जब तक कि जो बेबी है वो वूम्ब में डेवलप होता है. ओके, और फाइनली लाइक इट विल the baby, the finally grown up baby will released outside, will delivered outside. अब हम जानते हैं कि जो मेल गैमेट है, जो कि स्पर्म है, ओके, इट इज हैप्लॉइड. सो मतलब कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं. It fuses with the egg cell and that is again haploid. That means it is having 23 chromosomes. When they will fuse, they form the zygote. Fuse और form करेंगे zygote. So अब यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया 2n, मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46. So क्या किया, zygote ने रीस्टोर कर लिया क्रोमोसोम नंबर को. Okay, and now finally the zygote will divide. The zygote क्या सिंगल सेल है, now it will divide and finally forms the embryo. अब एम्ब्रियो ग्रो करेगा और फाइनली फॉर्म कर लेगा फीटस. Fetus it will develop inside the womb and delivered after 9 months as a fully grown baby. So up till now we have studied about the fertilization. Now suppose we have seen that the egg, okay, we have seen that suppose the egg which has reached to the fallopian tube. Okay, now suppose at the same time the sperm cells reaches and fertilize the egg. So it's okay, then the fertilized egg, it will form the zygote and finally forms the embryo and the fetus. But what happened if the egg is not fertilized in the fallopian tube? So here we can write what happened when the egg is not fertilized in fallopian tube. ओके, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो. सो हम यहाँ कह सकते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट मीन्स द एग इट विल शेड ऑफ अलोंग विद द ब्लड. एग विल shed off along with the blood and that is only known as the menstruation. उसे हम क्या कहते हैं, menstruation कहते हैं. Okay, so now we next topic which we are going to study is the menstrual cycle. So now quickly move towards the next page. So now we'll talk about menstrual cycle. अब menstrual cycle क्या होता है, तो बेसिकली पूरा एक साइकिल है. ठीक है, सो इवेंट्स ऑफ साइकिल बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द साइकिल ऑफ इवेंट्स. साइकिल ऑफ इवेंट्स हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं इसमें. इवेंट्स taking place in the female reproductive organ. Taking place in female reproductive organ.
कहाँ हो रहा है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो रहा है. दैट इज लाइक इन द ओवरीज, ओवरीज में और यूट्रस में. Okay, and like this occur under the control of sex hormones. So हम लिखेंगे under the control of female sex hormones. Female sex hormones. Okay, और ये साइकिल कितने डेज की होती है? It is about 28 days. Or like it is marked by the bleeding or the menstrual flow. Okay, and this is known as the menstrual cycle. So अगर हम इसको वन बाय वन करके बात करें, so जो फर्स्ट टू फिफ्थ डे होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो पर्टिकुलर इस डे में क्या होता है? अगर जो एग है इट हैज नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अब क्या होगा? जो थिक एंड इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, इट विल ब्रेक डाउन. द thick inner line will break down. That will break down and along with the blood vessels. Along with blood vessels. Okay, and that is only known as, that is actually the bleeding. सो लाइक क्या हो रहा है वहाँ पे? जो डीजेनरेट पार्ट होते हैं यूट्रस के, अलॉन्ग विद द ब्लड इट मूव्स आउट थ्रू द वेजाइना एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग नोन एज द मेंस्ट्रुएशन. सो इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. सो लाइक इट अकर्स इन द फर्स्ट टू फिफ्थ डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, लाइक विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टिमुलेट करने लगता है. अब जब ब्लीडिंग हो जाती है उसके बाद में FSH रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड नाउ इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी oocyte इन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल. सो अब क्या होगा? FSH इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करेगा जो कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocyte को इन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट. अब हमने 1 to 5 की बात कर ली. अब 6 to 14 डे, या फिर हम बोल सकते हैं 6 to 13 डे. 6 to 13 डे. अब ये क्या होगा? ये एक्चुअली स्टेज को बोलते हैं, पहले स्टेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड. सो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन पीरियड. और 6 to 13 डेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन पीरियड. या फिर प्रोलिफरेटिव पीरियड. सो इस दौरान क्या हो रहा है? जो एग सेल्स हैं वो एग क्या डेवलप कर रहा है ओवरी के अंदर. सो अब इस पीरियड के दौरान 6 to 13 डे के बीच में क्या होगा? अब यहाँ पर जो यूट्रस है इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर कंसीविंग द या फिर इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करती है यूट्रस अपने आप को. सो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो थिक होती है. सो इनर लाइन ऑफ यूट्रस थिकन्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट. अब इस स्टेज में जो प्रोलिफरेटिव पीरियड होता है इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और लाइक इट विल स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ दिस यूट्रस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन, पहले हम लिख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस. और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा क्या करता है? ये जो फॉलिकल होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं प्राइमरी फॉलिकल हैं, ठीक है, उनको मैच्योरेशन में हेल्प करता है या फिर रेगुलेट करता है. ओके, सो इट रेगुलेट the maturation
maturation of one follicle or the one ovum, maturation of one ovum, and like which is released at the time of ovulation. अब ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन ये बिल्ड करता है कंडीशन सो दैट लाइक मेचर ओवम इज रिलीज्ड फाइनली. ओके, एंड फाइनली एट द 14th डे दैट इज द ओव्यूलेशन. अब यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ ओवम हो रहा है फ्रॉम द ओवरी, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, एनी वन ऑफ द ओवरी. अब इसके बाद आ जाते हैं हम 15th डे टू 28th डे. इसे हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज. क्या कहेंगे हम इसको, सिक्रेटरी फेज. सो अब इस फेज में जो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंसीविंग. ओके, सो द प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड वी नो दैट इट इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. दिस हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट्स द यूट्रस. ये यूट्रस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेंटेन करे उसकी थिक वॉल्स को. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या होगा, जो ये हार्मोन है, okay, like it will help causing the thickening of the inner wall of the uterus so that the proper implantation takes place. ओके, लाइक फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो का, जो फीटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो यूट्रस के अंदर होता है. अब अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, तब तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा और डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो का, इन द यूट्रस. बट इफ द फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्ड, हैज नॉट अकर्ड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नॉट अकर्ड, तो फिर क्या होगा, वापस से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा. और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो जो कंसीव कर लिया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहीं रुक जाता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू. और फिर फाइनली क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फाइनली आफ्टर 28 डेज फिर से वापस से जो इनर वॉल है यूट्रस की अलॉन्ग विद द एग इट विल शेड ऑफ. सो हियर वी हैव टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब हम एक और देख लेते हैं, दैट इज मेनार्ज. अब ये मेनार्ज क्या होता है, अटेनिंग द प्यूबर्टी, मतलब कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स उनमें लाइक अराउंड 10 to 12 ईयर्स, गर्ल्स में प्यूबर्टी अटेन होती है, और जो मेल्स होते हैं उनमें 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी अटेन होती है. ओके, बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मेनार्ज की, सो हम सिर्फ बात करेंगे मेल्स की, फीमेल्स की यहाँ पे, क्योंकि जब मेनार्ज होता है दैट मीन्स इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ. सो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फीमेल्स. इसका मतलब क्या है कि अब वो जो फीमेल्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी हैं. अब उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यू रहता है टिल द एज ऑफ 45 to 50. ओके, सो आफ्टर दिस द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. ठीक है, दैट इज अ सीजेशन ऑफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, cessation of menstrual cycle. और ये कब होता है, अप्रॉक्स 45 to 50 की एज में होता है फीमेल्स में. हम यहाँ लिख देते हैं
55 एज में होता है फीमेल्स में, जब वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाती हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब मैं अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगी आपके लिए, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल, और फाइनली जो हेल्थ रिलेटेड, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।